आजकल एक बात मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ कि भैया जो महाराष्ट्र की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए गिराई गई है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के लिए गिरा दी गई है। अब ये बात कितनी सही है और गलत है ये वीडियो के एंड में आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, जब से मैंने ये बातें सुनी है तब से मैं खुशी भी हूँ और कहीं ना कहीं मुझे हंसी भी आ रही है। और हंसी का कारण मैंने बताया ना, वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। खैर, तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा वो 4 पॉइंट जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो महाराष्ट्र में शिवसेना डाउनफॉल पे आई है उसका रीजन क्या है। और साथ ही साथ आपके दिमाग में जो नैरेटिव बिठा दिया गया है ना कि सिर्फ हिंदुत्व की वजह से सरकार गिरा दी गई है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पुत्रमोह, इस टॉपिक को सबसे ज्यादा उठाया गया। भैया लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने सिर्फ अपने लड़के के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे के चक्कर में ये पूरी की पूरी सरकार की वाट लगा के रख दी। ना वो आदित्य को इतना ज्यादा फ्री हैंड छोड़ते, ना उसे कोई डिपार्टमेंट देते, ना इस तरीके की स्थितियां बनती। कुल मिला के उद्धव ठाकरे ने पुत्रमोह में अपनी सरकार गिरवा ली, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, जस्ट बिकॉज इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। शिवसेना की शुरुआत एक आइडियोलॉजी से हुई थी और वो आइडियोलॉजी क्या थी? जय महाराष्ट्र वाली। अभी ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है। महाराष्ट्र में पहला हक मराठियों का होगा, इसी बात से शुरुआत हुई थी। और जितनी भी ये लोकल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इनके मुद्दे इसी तरीके के होते हैं, या तो इनकी कास्ट से रिलेटेड या फिर इनके राज्य से रिलेटेड। सेम इसी तरीके के सिनेरियो पर शुरू हुई शिवसेना। आफ्टर 10-20 साल शिवसेना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई महाराष्ट्र में। लेकिन माननीय बाला साहेब ठाकरे ने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। बिना इलेक्शन लड़े वो अपने घर में बैठे बैठे मातोश्री से पूरी महाराष्ट्र की सरकार चलाते थे। और इसके पीछे का रीजन क्या था? बाला साहेब जी का वजन। नो डाउट वो वजनदार थे, उनकी बात की बहुत कीमत थी। संजय दत्त वाले मामले में कोर्ट से, जैसा आप मेरे दूसरे चैनल पे देख के आओगे कोर्ट कितना ज्यादा अनबायस्ड है। संजय दत्त वाले मामले में संजय दत्त खुद कहते हैं कि उनको निकालने वाले सिर्फ एक ही आदमी थे, वो थे बाला साहेब। लेकिन संजय जब केस चल रहा था उस समय सरकार थी शिवसेना की, बीजेपी की। उस समय आपने बाल ठाकरे की मदद ली। बाल ठाकरे जी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। जब मैं राजनीति में नहीं था उस ज़माने से मैं उनको जानता हूँ। एंड ही रेस्पेक्ट्स मी, आई रेस्पेक्ट हिम। और मैं मिला उनको इसलिए कि उस ज़माने में उनकी सरकार थी, जैसे बाल ठाकरे की उनकी सरकार थी। और आपको याद होगा वो कहते थे कि चाबी मेरे पास है। तो जिसके पास चाबी होती है, रिमोट कंट्रोल। हाँ जी, रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। अब जिसके पास चाबी होती है, रिमोट कंट्रोल, उसी के पास आदमी जाएगा ना जी। अब पता नहीं उस टाइम क्या चलता होगा। खैर 20-30 साल तक शिवसेना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रही। लेकिन उसी बीच बाला साहेब थोड़े से बीमार होने लग गए और उस वक्त बात आ गई कि भैया अपनी राजगद्दी किसको दी जाएगी। अब बाला साहेब जी के पास अपनी गद्दी के लिए 2 ऑप्शन थे। पहले उद्धव ठाकरे, जो कि उनके खुद के बेटे थे, सगे बेटे थे, और दूसरा राज ठाकरे। अब राज ठाकरे कौन है? अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। फिर भी आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। राज ठाकरे जी बाला साहेब ठाकरे जी के भतीजे थे और वो बाला साहेब के साथ ही रहे थे बचपन से। तो कहीं ना कहीं उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बाला साहेब के बीच और राज ठाकरे जी के बीच। राज ठाकरे जी एक अग्रेसिव नेता थे जो आज की डेट में भी हैं। अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं। और वो उस टाइम भी थे क्योंकि उस टाइम बाला साहेब पावर में थे। भाई क्यों नहीं होंगे? राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। चलिए। हाँ, नहीं, मुझे देखिए, मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ कि अभी तक उत्तर प्रदेश और बिहार में क्यों नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे डेवलपमेंट करो। साथ ही साथ राज ठाकरे जी जो थे वो भैया वही वाली पॉलिटिक्स करते थे। कौन सी वाली? मराठी मानुस वाली। खैर होता यह है कि बाला साहेब थोड़े और बीमार होने लगते हैं और वो अपनी राजगद्दी दे देते हैं किसको? उद्धव ठाकरे जी को, जिनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, जो आज हमें दिख रहा है। अगर आज पूरी दुनिया को दिख रहा है तो उस टाइम ठाकरे जी को भी दिखा होगा। लेकिन पता नहीं क्या पुत्रमोह था जो उनको गद्दी दे दी गई और एक अच्छे खासे कैंडिडेट को साइड कर दिया गया। राज ठाकरे जी को जैसे ही पार्टी से साइड किया गया, उन्होंने एक नई पार्टी बना दी मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और उस पार्टी का एक ही काम था, एक ही इशू था, मराठी मानुस वाला। तो पॉइंट इज दैट आज की डेट में हम सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन था उस गद्दी का? राज ठाकरे जी। लेकिन किसको मिली? उद्धव जी को। तो अगर आप पुत्रमोह वाली बात आज आदित्य ठाकरे के लिए कर रहे हो तो आपको याद रखना चाहिए कि बाला साहेब के टाइम भी इसी तरीके की गलती हुई, जिस कारण इस पार्टी का डाउनफॉल आना शुरू हो गया। क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि हमारे माननीय बेस्ट सीएम उद्धव ठाकरे जी ने कोई भी ढंग के स्टेटमेंट दिए हो या फिर डिसीजन लिए हो। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, हिंदुत्व। क्या हिंदुत्व के लिए सरकार गिराई गई है? सीरियसली एक कारण हो सकता है, मैं इस पे श्योर नहीं हूं, ना मैं 100% कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुत्व के लिए सरकार गिरा दी गई है। ये एक कारण हो सकता है। पॉलिटिकल जो दूसरा कारण है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इस इलेक्शन से पहले, कौन से इलेक्शन? यही वाले जिसमें शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस वाले इलेक्शन से पहले शिवसेना और बीजेपी साथ में अलायंस करती हुई आ रही थी। इन्होंने हर इलेक्शन अलायंस करके ही लड़ा है क्योंकि बाला साहेब जो थे वो कांग्रेस के एकदम खिलाफ थे और उसी आइडियोलॉजी के चक्कर में बीजेपी और शिवसेना हमेशा अलायंस करती हुई आ रही थी। इस इलेक्शन से पहले भी इन
दोनों ने साथ में अलायंस किया और साथ में अलायंस करके चुनाव लड़ा, जिस कारण क्या होता है, एक अलायंस का भी आपको मतलब बताता हूं। जैसे कि मान लो शिवसेना और बीजेपी अलायंस कर रही है, तो भैया जो पार्टीज की सीटें होंगी, जो विधानसभा की सीटें होंगी, वो डिवाइड हो जाएंगी। लाइक जहां पे शिवसेना का होल्ड ज्यादा अच्छा होगा वहां पे शिवसेना लड़ेगी, बीजेपी नहीं लड़ेगी। जहां पे बीजेपी का होल्ड ज्यादा अच्छा होगा वहां पे बीजेपी लड़ेगी, शिवसेना नहीं लड़ेगी। इसमें क्या होता है ना, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा फायदा भी होता है और थोड़ा नुकसान भी, क्योंकि वो अपने पूरे कैंडिडेट नहीं उतार पाती है। सेम ऐसा ही हुआ, शिवसेना और बीजेपी ने साथ में अलायंस करके चुनाव लड़ा और दोनों ने जीता। लेकिन चुनाव के बाद शर्त रख दी शिवसेना ने कि भैया मुख्यमंत्री जो होगा वो हमारे साइड का होगा। लेकिन बार बार अमित शाह जी ने बोला, मोदी जी ने बोला और साथ ही साथ कई नेताओं ने बोला कि इस तरह की कोई डील नहीं हुई थी। पहले से क्रिस्टल क्लियर था कि जो सीएम रहेगा वो बीजेपी का रहेगा, फडणवीस जी रहेंगे। अब ये धोखा हुआ है या फिर सत्य, ये तो कैमरे के पीछे हुआ है, कमरों में हुआ है, ये तो हम बता नहीं सकते। खैर, होता यह है कि जैसे ये चीज सामने आती है, जिद शुरू होती है, तो उसके बाद टूट जाता है इन दोनों का अलायंस। और शिवसेना अपनी आइडियोलॉजी को लात मारते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बना लेती है और रातों रात अपना सीएम प्रोजेक्ट कर देती है उद्धव ठाकरे जी को, और वो अगले दिन शपथ ले लेते हैं। अब मैंने आपको यूं क्यों बताया, तो ये याद रखो कि इन तीनों के बीच अलायंस हो गया। और अलायंस का मैंने आपको मतलब बताया ना, जब कोई पार्टीज मिलकर अलायंस करती है तो डेफिनेटली उनकी सीटें बढ़ती हैं। अभी बताया था आपको, तो भैया वहां पे एनसीपी ऑलरेडी कमजोर थी क्योंकि उसके पास 40-50 सीटें थी। कांग्रेस की हालत तो पूरे देश में ही खराब थी क्योंकि उनके पास भी वहां पे 40-50 सीटें ही थी। और शिवसेना थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग पे थी, 50-60, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो 100 सीटों पे थी। अब अगर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का अलायंस हो गया है तो डेफिनेटली अगले इलेक्शन को भी इनको साथ में लड़ना पड़ेगा। और जब ये साथ में लड़ेंगे तो जो सीटें होंगी, जितनी विधानसभा सीटें होंगी, वो इन तीनों में बराबर बटेंगी ना। इधर से तुम लड़ो एनसीपी वालों, इधर से तुम लड़ो कांग्रेस वालों, इधर से तुम लड़ो शिवसेना वालों। तो कहीं ना कहीं शिवसेना के विधायकों को पता था कि वो इस बार भले ही जीत के आ गए, लेकिन अगले बार जब ये वापस अलायंस में होगी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, तो उनका टिकट कट सकता है। ये शिवसेना के विधायकों को पता था, पहली चीज। दूसरी बात, वो ये भी जानते थे कि अगले बार अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो लोग उन्हें गाली बकेंगे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व वाली थी, जिसे लात मार के कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। तो कहीं ना कहीं शिवसेना के जो लीडर्स थे, नेता थे, एमएलए थे, सांसद थे, उनके कैरियर पे फुल स्टॉप लग सकता था। कहीं ना कहीं उनका कैरियर लूप लाइन में जाने वाला था। भले उद्धव जी ने तो कर लिया, वो तो मातोश्री में बैठे हैं, कल को बीजेपी उन्हें वापस ले लेगी, लेकिन उन विधायकों का क्या? अगर वो हार गए तो डेफिनेटली उनको दोबारा टिकट मिलना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने करियर को खत्म मानते हुए ये शिवसेना के विधायक डर गए थे और ये चले गए शिंदे जी के साथ, जिसके बाद शिंदे जी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, खुद मुख्यमंत्री बने और एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। एक ऑटो ड्राइवर अगर चाहे तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं होती कि ऑटो ड्राइवर, ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आने वाले टाइम पे शिवसेना के जो लीडर्स थे उनका कोई करियर नहीं बचता। एंड अब वन मोर थिंग, शिवसेना पता है आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस चीज में रहती है? बीएमसी में। और अगर अलायंस होता, बीएमसी हमेशा बीजेपी छोड़ देती है शिवसेना के लिए क्योंकि वो जानते हैं कि बीएमसी में सिर्फ शिवसेना को होल्ड है। लेकिन अगर अलायंस होता तो डेफिनेटली कांग्रेस के भी नेता उतरते, एनसीपी के भी नेता उतरते और जिसपे एक तरफा काबिज थी शिवसेना, उसको डिवाइड करना पड़ जाता। बीएमसी के शिवसेना के नेता डरे हुए थे, विधायक भी और सांसद भी। तो कहीं ना कहीं ये डर उनको शिंदे की तरफ ले गया क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनका जो लीडर है माननीय उद्धव ठाकरे जी, उनसे कुछ नहीं होगा सिवाय करियर की ताबूत पे आखिरी कील ठोकने के अलावा उनसे कुछ नहीं होगा। ना एक और पॉइंट है कि एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ, उनका सुसाइड मामला, या फिर पालघर साधु के साथ जो हुआ, उस चक्कर में ये सरकार के लिए डेफिनेटली हो सकता है। मैं कर्मा मान सकता हूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान आज भुगत रहा है, मैं मानता हूँ कि जितना उन्होंने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया उसका ही असर मिल रहा है उन्हें। तो मैं ये मान सकता हूँ कि पालघर के साधुओं के साथ जो हुआ या एसएसआर के साथ जो हुआ, उसका कर्मा हिट कर गया हो, ये मैं मान सकता हूँ। लेकिन इस चीज का असर पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि एसएसआर को लेके या फिर पालघर साधु को लेके जो अपोजिशन में थी पार्टीज, उन्होंने भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया, ना ही कोई इतनी बड़ी मांग की। और इनफैक्ट आपको आज तक उनके ट्वीट्स नहीं दिखेंगे इस चीज के ऊपर कि नहीं भाई पालघर साधु के ऊपर सीबीआई करवा दो या फिर एसएसआर के ऊपर दोबारा सीबीआई कराओ, एनआईए कराओ। आपको अपोजिशन के किसी तरीके के बयान नहीं दिखेंगे। तो अपोजिशन खुद इंटरेस्टेड नहीं थी जब इन मुद्दों पे, तो आप कैसे कह सकते हो कि पॉलिटिकल बेनिफिट हो गया होगा इस चीज का? मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपकी क्या समझ है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नाउ एक पीआर बहुत ज्यादा चलाया गया बेस्ट सीएम, तो उद्धव जी को लोग बेस्ट सीएम मानते हैं। आई डोंट नो व्हाई। जो व्यक्ति आज तक कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव को ही झेल रहा है, पूरी दुनिया में आके चला गया, इनके इधर अभी तक चल रहा है, खैर इनको खुद को भी हो गया, वो व्यक्ति बेस्ट सीएम कैसे हो गया? मुझे समझना, केरला इनसे बेहतर परफॉर्म किया, केरला कम्युनिस्टों का, ये उससे घटिया परफॉर्म करने के बाद बेस्ट सीएम कहलाते हैं। इनके सीएम रहते हुए इनकी सरकार के लोग, इनके प्रशासन के लोग एक जर्नलिस्ट को दिन दहाड़े घर से उठा लाते हैं और जेल में डाल देते हैं सुबह सुबह। Don't touch my son. Don't touch my son. Come. Closing the door. With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. वो शुगर पेशेंट होता है और ये लोग बड़े खुश होते हैं ये चीज दिखा के कि हमने बहुत अच्छा काम किया, गुंडागर्दी वाला काम। इनके सपोर्टर लोगों के सर मुंडवा देते हैं सिर्फ और सिर्फ इनके सीएम को गाली देने पे या फिर इनके सीएम का मजाक उड़ाने पे। To Shiv Sena government with these pictures emerging of a man being brutally beaten
and his head actually shaved, apparently because he made a reference to Chief Minister Uddhav Thackeray's hairline on Facebook. So look at him there, Shiv Sena workers catching this man and shaving his hair off forcefully. आई डोंट नो कहाँ का ऐसा बेस्ट सीएम होता है जो अपना मजाक उड़ जाने पे, ममता को छोड़ के, उसको छोड़ के ऐसा कौन सा सीएम होता है जो अपना मजाक उड़ जाने पे लोगों का सर मुंडवा दे। वो ममता दी तो खैर स्वर्ग की सजा देती है, लेकिन सर मुंडवाने वाली कहाँ की बात होती है? तो इंसल्टिंग हो गया ना, किसी को डिफेम कर दिया तुमने। डिफेम क्या यार, किसी की डिग्निटी पे हमला कर दिया तुमने। फिर भी ऐसा आदमी बेस्ट सीएम है। एक आदमी जो बुजुर्ग है, जो आर्मी रिटायर्ड है, वो व्हाट्सएप शेयर कर देता है। तुम्हारे पापा भी कर देते होंगे, मेरे पापा भी कर देते हैं। वो एक व्हाट्सएप शेयर कर देता है और इनके गुंडे, प्रॉपर गुंडे इनकी पार्टी के, इनके शासन के, जाते हैं उस बुढ़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को पीट देते हैं, उसकी आंख फोड़ देते हैं। और ये बेस्ट सीएम थे। SSR की डेथ पे ना इनसे कुछ बोला गया, ना इनके सुपुत्र से कुछ बोला गया, लेकिन यूट्यूबर्स जो उस स्टेट के बाहर बैठ के इनके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, इनकी पुलिस गई उन स्टेट से, उन यूट्यूबर्स को घसीट के इधर ले आई महाराष्ट्र में, और क्या ट्रीटमेंट हुआ उनके साथ हमें नहीं पता। और ये बेस्ट सीएम थे, अपने ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, ये बेस्ट सीएम थे। एक एक्ट्रेस को ये गाली देते हैं, उसको जस्टिफाइड करता है इनका नेता, ये बेस्ट सीएम थे। एक एक्ट्रेस के तू तड़ाक कर देने पर उसका घर तोड़ देते हैं, उसके बाद छाती ठोक के इनके नेता पेपर में छपवा देते हैं, उखाड़ दिया, और ये बेस्ट सीएम थे। गाइस, पार्टी वर्कर्स छोड़ दो, नहीं संभल पाते। भाजपा के 30-40 करोड़ कार्यकर्ता है, कांग्रेस के भी करोड़ों में होंगे, इनकी शिवसेना को भी लाखों करोड़ों में तो होंगे ही होंगे। ये पॉसिबल ही नहीं कि आप पार्टी के सारे वर्कर्स को संभाल लो, इम्पॉसिबल थिंग है ये। लेकिन पार्टी के एमएलए जो 30-40 हैं, उनको नहीं संभाल पा रहे। उद्धव जी 30-40 एमएलए को नहीं संभाल पाए, और ये बेस्ट सीएम थे। बेस्ट सीएम नहीं, मैंने क्लियर कट नाम देना चाहूंगा, ये थे प्योर पपेट। और पपेट से आई नो कि तुम्हें मनमोहन जी की याद आ रही होगी, लेकिन मनमोहन जी ने 1991 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ दी थी, और सालों साल उनकी जो इकोनॉमिक्स थी, उनका जो माइंड था, उसको तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नो डाउट वो इंटेलिजेंट थे, लेकिन ये नहीं है, इनके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इकोनॉमिकल देख लो, पॉलिटिकल देख लो, और ये गुंडागर्दी तुमने देखी है। तो इनको बेस्ट सीएम मुझे नहीं पता क्यों कहा जाता है, फिर कहा जाता था, अब तो चले गए। अब बात आती है कि शिवसेना रिवाइव करेगी, 101% रिवाइव करेगी। उद्धव जी की जो पावर थी, जो ईगो था, वो साइड में हो चुका है, अब वो नहीं रहेगा उतना, क्योंकि लोग भी उनको उतना सीरियस नहीं लेंगे ना, पार्टीज लेंगी। लेकिन इतना है कि आने वाले इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी ये दोनों अलायंस करेंगी, साथ में इलेक्शन लड़ेंगी, उद्धव जी भी इनके साथ रहेंगे, और चलता रहेगा। और ये पॉलिटिक्स में होता रहता है। एंड इस चीज पे ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है कि कल तक तुम उनके कार्यकर्ताओं को गाली बक रहे थे, वो तुम्हारे को पीट रहे थे, आज भैया उल्टा ही हो गया। होता है, ये पार्टी है, पॉलिटिक्स है। मैं कई बार समझा चुका हूँ, नेताओं के चक्कर में अपने करियर के मत लगाना, ये एक हो जाते हैं, तुम मरोगे। ठीक है, तो कोई मिलाकर पार्टी तो रिवाइव हो जाएगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। शिवसेना भी हो जाएगी, बट ये उद्धव जी का जो ऑरा था, सो कॉल्ड ऑरा था, अब वो नहीं रहेगा। इन माई ओपिनियन महाराष्ट्र में ये जो डॉन मॉन रहे हैं, ये उनका गढ़ रहा है, स्पेशली बॉम्बे। दाऊद से लेके आपने जितने भी डॉनों के नाम सुने होंगे, वो कहीं ना कहीं बॉम्बे से ही लिंक्ड अप थे। और साथ ही साथ बॉलीवुड का हब भी मुंबई है, और बॉलीवुड का दोस्त कौन है? अंडरवर्ल्ड। बताने की जरूरत तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं मुंबई को एक बहुत अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, क्योंकि ये जितना भी अंडरवर्ल्ड होता है, टेररिज्म होता है, या फिर डॉन लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं थ्रेट होते हैं सिविलियंस के लिए। जो सिविल सोसाइटी में आम लोग रह रहे होते हैं, ये उनके लिए थ्रेट होते हैं। ये कभी भी गन निकाल के कुछ भी कर सकते हैं। दैट रीजन महाराष्ट्र में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अगर बीजेपी और शिवसेना अलायंस करके ला रही हैं तो बहुत बेहतर है। कांग्रेस भी अगर फुल मेजोरिटी के साथ आके अच्छी ला सकती हो, खैर मैं नहीं मानता कि वो ला पाएंगे, लेकिन अगर ला सकती हो तो भी ठीक है। और कल को शिवसेना आने वाले टाइम पे अगर शिवसेना भी प्रॉपर मेजोरिटी के साथ एक अच्छे सीएम, दिमाग वाले सीएम के साथ आती है, रावत वावत और ये ठाकरे जी ऐसा नहीं, अच्छे सीएम के साथ अगर आती है और बेहतरीन तरीके से एक लीडरशिप बिल्ड करती है, और वहां से टेररिज्म को और ये जो अंडरवर्ल्ड वाले डॉन मॉन इनको खत्म करती है, तो नो डाउट वो भी बहुत अच्छी होगी। तो इन माई ओपिनियन कोई भी सरकार आए, बस स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आए, जिसके एजेंडे क्लियर हो कि इन सब चीजों को खत्म करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थ्रेट है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। इस चैनल पे ऐसी पॉलिटिकल वीडियोस आती रहती हैं जो आपको समझाती रहेंगी। ये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका क्या ओपिनियन है। एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना गाइस, वो ऑन नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगी और आपको मजा नहीं आएगा। तो इसी तरीके की कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए सम्राट गौर चैनल को। नमस्ते।